सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक क्रिकेट टीम को फाइनल मैच के लिए दो बैट्समैन में से किसी एक को चुनना है और दोनों का एवरेज यानी मीन स्कोर जो है वो 25 मैचेस में ठीक 50 रन है। अच्छा, तो देखने में तो दोनों बिल्कुल बराबर लग रहे हैं। सही बात है। पर देखिए, एक बैट्समैन ऐसा है जो हर मैच में 45 से 55 के बीच ही रन बनाता है हाँ। और दूसरा कभी तो सीधा शतक मार देता है तो कभी जीरो पर आउट हो जाता है। ओ, तो एवरेज तो दोनों का 50 है, लेकिन रिलायबिलिटी बिल्कुल अलग है। एकदम अलग। बिल्कुल। और यहीं पर स्टैटिस्टिक्स का सबसे बड़ा फंडा आता है। जब बात डेटा की आती है ना, तो सिर्फ एवरेज या मीन निकाल लेने से पूरी कहानी समझ नहीं आती। राइट, हमको ये भी देखना पड़ता है कि डेटा अपने सेंटर से कितना भटक रहा है, उसका स्प्रेड कितना है। एग्जैक्टली exactly. और आज की इस डीप डाइव में हम इसी भटकाव को मापने के तरीके पर बात करेंगे, यानी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन को पूरी गहराई से समझेंगे। ये चर्चा खास तौर पर एसएससी और रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के लिए है, क्योंकि एग्जाम में एक एक सेकंड कीमती होता है। बिल्कुल ठीक कहा। और देखिए, स्टैटिस्टिक्स का मतलब सिर्फ फॉर्मूलों का रट्टा मारना नहीं होता है। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि फॉर्मूला क्या है, बल्कि ये भी समझेंगे कि मैथ्स बनाने वालों ने ये फॉर्मूला ऐसा क्यों बनाया। सही बात है। जब क्यों समझ आ जाता है तो एग्जाम के उस प्रेशर वाले माहौल में भूलने का डर खत्म हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम स्लाइड 1 पर हैं। हाँ, और इस स्लाइड का टाइटल ही है स्टैटिस्टिक्स, मास्टर वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। एक कंप्लीट लाइन बाय लाइन गाइड है ये। और इसमें एक बड़ा सा बेल कर्व दिखाया गया है। ये नीले रंग की घंटी जैसा जो शेप है, इसका क्या चक्कर है? ये बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर किसी भी बड़े डेटा सेट को देखा जाए ना, तो ज़्यादातर चीज़ें बिल्कुल बीच में जमा होती हैं और किनारों पर कम होती जाती हैं। और इस घंटी के बिल्कुल बीचों बीच जो लाइन है, वही हमारा मीन या मध्य होता है। अच्छा, यानी जहां सबसे ज्यादा भीड़ है वो मीन है। राइट। अब हम स्लाइड 2 पर हैं। यहाँ विषय है द फाउंडेशन, अंडरस्टैंडिंग मीन। इस स्लाइड में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग विजुअल है, एक सीसॉ यानी झूले का चित्र। हाँ, पार्क वाला झूला। और उस पर अलग-अलग वजन रखे हैं, x1, x2, x3, और झूला बिल्कुल मीन पर बैलेंस्ड है। बिल्कुल। स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में मीन किसी भी डेटा का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। अगर झूले पर अलग अलग वेट्स हैं तो मीन वो बैलेंस्ड पॉइंट है जहां झूला ना लेफ्ट झुकेगा ना राइट, यानी वो पॉइंट जहां पूरा डेटा बैलेंस हो जाए। और इसका फॉर्मूला भी यहाँ दिया है, सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, जिसका मतलब है सारे नंबर्स को जोड़ो और टोटल गिनती से डिवाइड कर दो। सही कहा। पर मीन तो सिर्फ एक पहला पड़ाव है ना, वेरिएंस निकालने की तो ये बस पहली सीढ़ी है। राइट। अब हम स्लाइड 3 पर हैं। यहाँ लिखा है एग्जाम्पल 1 कैलकुलेटिंग डेविएशन फ्रॉम मीन। तो मीन निकालने के बाद अगला स्टेप होता है डेविएशन निकालना। हाँ, डेविएशन का मतलब है भटकाव, यानी हर एक इंडिविजुअल डेटा पॉइंट अपने सेंटर से कितनी दूरी पर है। इस स्लाइड में देखिए, 10 डेटा पॉइंट्स दिए गए हैं, 3, 4, 5, 5, 8, 9, 9, 9, 13 और 15। अच्छा, तो इन सब का जोड़ 80 है, तो इनका मीन 8 आएगा। 80 डिवाइडेड बाय 10। अब डेविएशन कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल है, बस हर नंबर के मीन से दूरी देखनी है। जैसे पहला नंबर 3 है, वो मीन यानी 8 से अब 5 कदम पीछे है, तो उसका डेविएशन हुआ -5। ओके। और जो आखिरी नंबर 15 है, वो 8 से 7 कदम आगे है, तो उसका डेविएशन +7 हुआ। एकदम ठीक। यही डेविएशंस हमें बताते हैं कि डेटा कितना बिखरा हुआ है। पर एक सेकंड, यहाँ एक प्रॉब्लम लग रही है मुझे। कुछ नंबर्स मीन से छोटे हैं तो उनका डेविएशन माइनस में है, और जो बड़े हैं उनका प्लस में। अगर हम टोटल भटकाव निकालने के लिए इन सबको सीधा सीधा जोड़ दें तो क्या होगा? अब हम स्लाइड 4 पर है, और यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अगर हम इन प्लस और माइनस वाली डेविएशंस को सीधा जोड़ देंगे ना, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और टोटल रिजल्ट 0 आ जाएगा। ओ, जैसे वो झूले वाला एग्जाम्पल, झूला बैलेंस है मतलब दोनों तरफ का वजन एक दूसरे को जीरो कर रहा है। बिल्कुल वैसा ही। और इस स्लाइड का टॉपिक भी यही है, एग्जाम्पल 1, कैलकुलेटिंग द वेरिएंस। तो इस जीरो आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही हम इन डिविएशंस का स्क्वायर यानी वर्ग करते हैं। विथ हम सिर्फ इनका एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों नहीं ले लेते?
मतलब चाहे प्लस हो या माइनस, बस दूरी को पॉजिटिव मानकर जोड़ दें। स्क्वायर करने की क्या जरूरत है? ये तो और मुश्किल हो गया। ये बहुत ही कॉमन डाउट है। एब्सोल्यूट वैल्यू लेना आसान लगता है, पर मैथ्स में स्क्वायर करने के दो बहुत बड़े फायदे हैं। पहला तो ये कि माइनस का स्क्वायर अपने आप पॉजिटिव हो जाता है, और दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन, स्क्वायर करने से जो बड़े आउटलायर्स होते हैं उनको ज्यादा भारी सजा मिलती है। सजा? ये सजा वाला कॉन्सेप्ट क्या है? थोड़ा डिटेल में समझाएंगे? देखिए, मान लीजिए एक पॉइंट मीन से सिर्फ 2 कदम दूर है, तो उसका स्क्वायर हुआ 4। पर अगर कोई पॉइंट मीन से 4 कदम दूर है, तो उसका स्क्वायर सीधा 16 हो जाएगा। अच्छा, दूरी सिर्फ दुगनी हुई, पर स्टैटिस्टिक्स में उसका वजन 4 गुना बढ़ गया। राइट। ये तरीका इंश्योर करता है कि अगर डेटा में कोई बहुत अजीब सा बहुत बड़ा वैल्यू है, तो उसको इग्नोर न किया जा सके। तो जब हम इन सारे स्क्वायर डिविएशंस को जोड़कर उनका एवरेज निकालते हैं, यानी n से भाग देते हैं, तो जो मिलता है उसे हम वेरिएंस कहते हैं। समझ गया। जैसे यहाँ सारे स्क्वायर्स का जोड़ 136 आ रहा है, टोटल नंबर्स 10 हैं, तो 136 डिवाइडेड बाय 10 यानी वेरिएंस हुआ 13.6। एकदम सही। और अब हम स्लाइड 5 पर हैं। यहाँ है एग्जाम्पल 2 वेरिएंस, एग्जाम क्वेश्चन। एग्जाम्स में सीधे ऐसे ही MCQ आते हैं। हाँ, 6 डेटा पॉइंट्स दिए हैं यहाँ, 6, 7, 5, 9, 12, 15। राइट। इनका मीन निकालेंगे तो 9 आएगा। फिर वही प्रोसेस, हर नंबर का 9 से डिफरेंस, उसका स्क्वायर, सबको जोड़ना, टोटल आएगा 74, और 6 से डिवाइड करने पर आंसर आएगा 34/3, यानी अप्रॉक्सीमेटली 12.33। तो एग्जाम में कैंडिडेट्स की ये पूरी प्रोसेस उंगलियों पर होनी चाहिए, फटाफट कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी तो है। किस तरह की प्रॉब्लम? अगर नंबर्स बहुत बड़े बड़े हों, जैसे 150, 152, तो उनका स्क्वायर निकालना तो दिमाग की दही करने जैसा हो जाएगा। टाइम ही कहाँ होता है इतना। सही पकड़ा। और इसीलिए अब हम स्लाइड 6 पर है। टॉपिक है एग्जाम्पल 3, इंट्रोड्यूसिंग सैम्पल वेरिएंस एंड मीन शॉर्टकट। यहाँ एक ट्रिक दी गई है जिससे एग्जाम में पूरे 30 सेकंड बच सकते हैं। वाह, 30 सेकंड का फायदा। तो ये शॉर्टकट क्या है? अगर नंबर्स बड़े हैं तो हम ट्रू मीन निकालने की बजाय एक अज्यूम्ड बेस, यानी माना हुआ आधार ले लेते हैं। जैसे यहाँ 10 स्टूडेंट्स की हाइट दी है, सभी 150 के आसपास है। अच्छा, तो सबको बैठकर जोड़ने के बजाय हम बस 150 को एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। बिल्कुल। इसको एक उदाहरण से समझिए। अगर किसी कमरे में 10 लोगों की हाइट नापनी है और सब 5 फुट से लंबे हैं, तो हर किसी को पैर से सिर तक नापना तो थोड़ा बेवकूफ़ी होगी ना। हाँ, दीवार पर 5 फुट पर एक निशान लगा दो और बस ये नापो कि कौन उस निशान से कितना इंच ऊपर या नीचे है। एग्जैक्टली। यहाँ 150 से ऊपर नीचे के छोटे डिफरेंसेस को जोड़ते हैं, जो 20 आता है। इसे 10 से डिवाइड करके 2 एक्स्ट्रा मीन मिलता है। तो असली मीन हो गया 150 + 2 यानी 152। कमाल है, कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई। छोटे छोटे नंबर से डील करना पड़ा बस। लेकिन अब आता है एग्जाम का सबसे बड़ा ट्रैप। अब हम स्लाइड 7 पर हैं, एग्जाम्पल 3, सॉल्यूशन, द सैम्पल वेरिएंस ट्रैप। ये इस डीप डाइव का एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। ट्रैप? कैसा ट्रैप? अब तक हम सभी स्क्वायर डिफरेंसेस को टोटल नंबर यानी n से भाग दे रहे थे। इसे स्टैंडर्ड वेरिएंस या पॉपुलेशन वेरिएंस कहते हैं। पर इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए, यहाँ सैम्पल वेरिएंस पूछा गया है। अच्छा, तो n की जगह कुछ और यूज करना होता है क्या इसमें? यहाँ डिनोमिनेटर में n-1 लिखा है। सही देखा, इसे बेसल्स करेक्शन कहते हैं। देखिए, जब हमारे पास दुनिया का सारा डेटा नहीं होता और हम बस एक छोटे से सैंपल पर काम कर रहे होते हैं, तो थोड़ी अनसर्टेनिटी होती है। हाँ, मतलब सैंपल का भटकाव शायद पूरी पॉपुलेशन के भटकाव से थोड़ा कम लग सकता है। राइट? इसीलिए हम थोड़ा सेफ चलने के लिए डिनोमिनेटर को एक कम कर देते हैं। n की जगह n-1 कर देते हैं। इससे हमारा फाइनल वेरिएंस थोड़ा सा बढ़ जाता है, जो कि उस अनसर्टेनिटी को कवर कर लेता है। तो यहाँ n 10 था। अगर कोई गलती से 10 से भाग दे दे तो उत्तर 3 आएगा। और मुझे यकीन है एग्जाम पेपर बनाने वाला पहला ऑप्शन 3 ही रखेगा। बिल्कुल, वो चाहते हैं कि लोग इस ट्रैप में फंसे। पर सही तरीका है 10 - 1 यानी 9 से भाग देना, जिससे सही आंसर आएगा 3.33। वाओ, ये पॉइंट तो डेफिनेटली नोट करने वाला है एस्पिरेंट्स के लिए, वरना बनाया बनाया क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सही कहा।
अब आगे बढ़ते हैं। अब हम स्लाइड 8 पर हैं। कोर कॉन्सेप्ट्स, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओके, तो वेरिएंस तो समझ आ गया, पर एक ख्याल आ रहा है। अगर हम हाइट सेंटीमीटर में नाप रहे थे और हमने डेविएशंस को स्क्वायर कर दिया, तो हमारा वेरिएंस तो स्क्वायर्ड सेंटीमीटर्स में आ गया ना? एकदम पॉइंट की बात पकड़ी आपने। वेरिएंस कैलकुलेशंस के लिए बहुत अच्छा है, पर इसकी यूनिट खराब हो जाती है। अगर रन्स का वेरिएंस निकालेंगे तो वो स्क्वायर्ड रन्स बन जाएगा, जिसका कोई लॉजिकल मतलब ही नहीं बनता। तो इस यूनिट की प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करते हैं? बस उस वेरिएंस का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकाल लीजिए। जब हम रूट निकालते हैं तो हम वापस अपनी पुरानी यूनिट में आ जाते हैं, सेंटीमीटर्स या रन्स, और इसी को स्टैंडर्ड डिविएशन या एसडी कहते हैं। अच्छा, तो मतलब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वेरिएंस निकाला, उस पे रूट लगाया और एसडी मिल गया। बहुत सिंपल। राइट। पर इसी स्लाइड पर एक और टर्म है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या सीवी। इसका फॉर्मूला यहाँ दिया है, एसडी डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। एक नया फॉर्मूला? पर हमें सीवी की जरूरत पड़ती क्यों है? देखिए, अगर दो बिल्कुल अलग डेटा सेट्स का कंपैरिजन करना हो, मान लीजिए एक तरफ हाथी का वजन है जो हजारों किलो में है और दूसरी तरफ चींटियों की लंबाई जो मिलीमीटर्स में है। बिल्कुल अलग एक्सट्रीम्स। हाँ, तो क्या आप उनके स्टैंडर्ड डिविएशन की सीधी तुलना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। स्केल अलग है, यूनिट्स अलग हैं। इसलिए सीवी बनाया गया। ये परसेंटेज में आता है, जिसका परसेंटेज ज्यादा उसमें उतार चढ़ाव ज्यादा। समझ गया, मतलब यूनिट का झंझट ही खत्म कर दिया। अब आते हैं एग्जाम स्पीड पर। अब हम स्लाइड 9 पर हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन, ऑल्टरनेटिव फॉर्मूलाज। यहाँ दो नए फॉर्मूले हैं। पहला है डायरेक्ट स्क्वायर्स मेथड और दूसरा है अज्यूम्ड मीन मेथड। ये टाइम बचाने के निंजा टेक्निक्स हैं। ऑप्शंस हैं, जैसे पहला है अगर वेरिएंस 121 है तो एसडी क्या होगा? ये तो बस 2 सेकंड का काम है। 121 का रूट निकालना है जो 11 होता है। और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर है, अगर मीन 7.5 है और सीवी 48 है तो एसडी क्या होगा? इसमें वही स्लाइड 8 वाला सीवी फॉर्मूला रिवर्स में यूज होगा। एसडी हो जाएगा सीवी मल्टीप्लाइड बाय मीन डिवाइडेड बाय 100। कैलकुलेट करके 3.6 आ जाएगा। यानी कॉन्सेप्ट्स कनेक्ट हो रहे हैं। अब हम स्लाइड 11 पर हैं, एग्जाम्पल 6, फाइंडिंग अप्रॉक्सीमेट एसडी। ये थोड़ा ट्रिकी लग रहा है। ट्रिक इसलिए क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। यहाँ 5 नंबर्स हैं, 21, 67, 13, 34, 45। इनका मीन आता है 36। जब इनका एसडी निकालते हैं तो आंसर्स रूट के अंदर 307 आता है। रूट 307। अब वहाँ एग्जाम हॉल में बैठकर लंबा डिवीजन मेथड तो यूज नहीं करेंगे ना स्क्वायर रूट निकालने के लिए? बिल्कुल नहीं। यहाँ अप्रॉक्सीमेशन यानी अनुमान का यूज करना है। हमें पता है कि 19 का स्क्वायर 361 होता है। अच्छा, तो रूट 307 लगभग 19 के ही बराबर होगा। ऑप्शंस में जहां भी 19 के आसपास की वैल्यू दिखे वही आंसर है। राइट, स्मार्ट वर्क करना है वहाँ पे। अब हम स्लाइड 12 पे हैं, प्रूफ एक्सपैंडिंग द वेरिएंस फॉर्मूला। ये मैथ्स लवर्स के लिए। यहाँ तो पूरा एलजेब्रा दिख रहा है। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर ब्रैकेट खोला गया है और कोई एक्सपैंड करके सिंप्लीफाई कर दिया गया है। यानी कोई रहस्यमयी ट्रिक नहीं है, बस बेसिक अलजेब्रा है। ओके, अब हम स्लाइड 13 पर हैं, एग्जाम्पल 7, द प्रॉब्लम विद मेसी मीन्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कई बार मीन बढ़िया सा होल नंबर नहीं आता। जैसे यहाँ डेटा है 5, 3, 4, 7। इनका मीन आ रहा है 19/4। ओहो, 19/4 यानी फ्रैक्शन। अब ऐसे फ्रैक्शन के साथ ब्रूट फोर्स मेथड लगाना तो टाइम की पूरी बर्बादी है। एकदम। कैलकुलेशन बहुत लंबा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हालांकि आखिर में आंसर 1.48 ही आएगा, पर टाइम बहुत लग जाएगा। और इस फ्रैक्शन वाले झंझट से बचेंगे कैसे? अब हम स्लाइड 14 पर हैं, एग्जाम्पल 7, द अज्यूम्ड मीन शॉर्टकट। लगता है यहाँ सोल्यूशन है। जब भी मीन किसी फ्रैक्शन या डेसिमल में आए तो सबसे बढ़िया तरीका है अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करना, जो हमने पहले देखा था। 19/4 के पास का होल नंबर ले लेते हैं। जैसे 4 ले लिया, अज्यूम्ड मीन। बिल्कुल। अब 4 से सारे डिविएशंस निकाले, उनका स्क्वायर किया और उस ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला में फिट कर दिया। कैलकुलेशन एकदम सिंपल हो जाती है और आंसर वही आएगा, 1.48। पर चुटकियों में। क्या बात है, मतलब जब भी डेसिमल दिखे तुरंत एज्यूम्ड मीन पे शिफ्ट हो जाओ। ये एक तगड़ा एग्जाम हैक है। अब हम स्लाइड 15 पर हैं, एग्जाम्पल 8,
SD with large numbers. यहाँ 25 से 50 साल की उम्र वाले लोगों का बड़ा डेटा है, तो अगेन बड़े नंबर्स का स्क्वायर करना मुसीबत है, इसलिए यहाँ अज्यूम्ड मीन 40 ले लिया गया है। तो इससे स्क्वायर्स छोटे हो गए और आंसर आराम से 8.54 आ गया। मतलब कॉन्सेप्ट वही है, बस बड़े डेटा पर अप्लाई किया गया है। सही। अब आते हैं एक बहुत ही तगड़ी ट्रिक पर। अब हम स्लाइड 16 पर हैं, शॉर्टकट थ्योरम, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा, अगर एग्जाम में आ जाए कि पहली 20 नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्याओं का SD निकालो, तो क्या उसके लिए भी लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा? पूरा मीन, फिर डेविएशंस, उनका स्क्वायर? बिल्कुल नहीं। मैथ्स एक्सपर्ट्स ने इसका एक बना बनाया फॉर्मूला दे दिया है। नेचुरल नंबर्स एक परफेक्ट सीक्वेंस में होते हैं, राइट, उनके बीच का गैप हमेशा एक होता है, राइट। जैसे 1 2 3 4। तो उनका भटकाव भी फिक्स होता है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, रूट के अंदर n² - 1 और उस पूरे को 12 से डिवाइड करना है, बस। वाह, मतलब अगर कोई पूछे पहली 10 नेचुरल नंबर्स का SD क्या है, तो n की जगह 10 रख दो, हाँ 100 - 1 99 डिवाइडेड बाय 12 और रूट लगा दो। ये तो पूरा रट्टा मारने वाला फॉर्मूला है जो मिनट का काम सेकंड में कर देगा। एग्जैक्टली इसे याद कर लेना ही समझदारी है। अब चलते हैं उस सबसे खतरनाक एग्जाम ट्रैप की तरफ जिसमें बड़े बड़े धुरंधर गलती कर देते हैं। अब हम स्लाइड 17 पर है, एग्जाम्पल 9, द इनकरेक्ट डेटा ट्रैप। स्टेप 1, इनकरेक्ट डेटा यानी नंबर्स लिखते वक्त गलती हो गई हो। हाँ, प्रॉब्लम देखिए, 25 लोगों का डेटा था, उनका मीन 42 था और SD 5 था, लेकिन बाद में पता चला कि एक ऑब्जर्वेशन जो असली में 210 था उसे गलती से 10 लिख दिया गया था। ओह, ये तो पूरा कैलकुलेशन ही बिगाड़ देगा। अब ठीक SD निकालना होगा, पर शुरुआत कहाँ से करें? इसको उल्टे से शुरू करना होगा। पहला स्टेप ये समझना है कि जो पुराना SD 5 दिया हुआ है उसकी बुनियाद में एक गलत सम ऑफ स्क्वायर्स छिपा है। सबसे पहले उस गलत सम ऑफ स्क्वायर्स को निकालना होगा। तो जो ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला हमने स्लाइड 9 में देखा था, उसका यूज करके हम वो टोटल निकालते हैं जो आता है 25 गुणा ब्रैकेट पे 25 प्लस 42 का स्क्वायर। बिल्कुल सही। अब हम स्लाइड 18 पर है, एग्जाम्पल 9, द इनकरेक्ट डेटा ट्रैप, स्टेप 2। अब हमारे पास गलत बुनियाद आ गए, अब इस गलती को सुधारना है। तो सुधारेंगे कैसे? जो गलत वैल्यू थी उसको बाहर फेंक दो और सही को अंदर ले आओ। एग्जैक्टली वही करना है। जो हमने गलत सम ऑफ स्क्वायर्स निकाला है उसमें से गलती से आए नंबर के स्क्वायर को यानी 10 के स्क्वायर को हटा देंगे और सही नंबर के स्क्वायर को यानी 210 के स्क्वायर को जोड़ देंगे। ये तो सम ऑफ स्क्वायर्स ठीक हो गया, पर मीन भी तो गलत था ना। 42 तो गलत नंबर्स के हिसाब से था ना। हाँ, तो उसे भी अपडेट करेंगे। टोटल में कितना फर्क आया? 10 की जगह 210 आ गया, मतलब 200 का नेट चेंज हुआ, राइट। और टोटल लोग 25 थे, तो इस 200 को 25 लोगों में बराबर बांट दो। 200 डिवाइडेड बाय 25 होता है 8, यानी पुराना मीन 8 से बढ़ जाएगा। सही पकड़ा। पुराना मीन 42 था, उसमें 8 जोड़ दिया तो नया सही मीन 50 हो गया। कितना लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, बस अंडू और रीडू चल रहा है। अब हम स्लाइड 19 पर हैं, एग्जाम्पल 9, कैलकुलेट फाइनल करेक्ट SD। अब सब ठीक हो चुका है, नया सही सम ऑफ स्क्वायर्स है हमारे पास और नया सही मीन 50 भी है। इन्हें वापस से ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला में रख देना है। और इस स्लाइड में दिखाया है कि फ्रैक्शन को तोड़कर अलग अलग भाग देने से कैलकुलेशन आसान हो जाती है। आखिर में नया SD आता है √1049। बिल्कुल, देखने में लंबी प्रॉब्लम लगती है पर लॉजिक पकड़ लो तो इजी है। अब हम स्लाइड 20 पर है, रैपिड फायर रिवीजन, ऑल फॉर्मूलाज एट अ ग्लांस। ये तो पूरा खजाना है, एक ही टेबल में सारे फॉर्मूले, मीन, वेरिएंस, सैंपल वेरिएंस जिसमें वही ट्रैप वाला n-1 लिखा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन, अज्यूम्ड मीन मेथड, सब कुछ। एग्जाम से एक रात पहले एस्पिरेंट्स को सिर्फ यही स्लाइड देखनी चाहिए। पूरा कॉन्सेप्ट एक पेज पर है। सही बात है। और अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर। अब हम स्लाइड 21 पर हैं, प्रैक्टिस टेस्ट योर नॉलेज और क्लास डिसमिस्ड। यहाँ 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं। फटाफट इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला, अगर SD 15 है तो वेरिएंस क्या होगा? 15 का स्क्वायर 225। करेक्ट। दूसरा, मीन 20, वेरिएंस 16, तो CV कितना? वेरिएंस 16 है तो SD 4 हुआ। CV का फॉर्मूला SD बाई मीन इंटू 100, यानी 4/20 गुणा 100, आंसर 20%। एकदम राइट। तीसरा, पहली 7 नेचुरल नंबर्स का SD। वही शॉर्टकट फॉर्मूला, √(n² - 1/12).
तो 7 स्क्वायर 49 माइनस 1 48। 48/12 हुआ 4 और 4 का रूट 2। आंसर आ गया 2। परफेक्ट। चौथा, सैंपल वेरिएंस का डिनोमिनेटर क्या होता है? एंड -1। वही बेसल्स करेक्शन वाला ट्रैप। लास्ट सवाल, ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला में डी क्या होता है? ये होता है अज्यूम्ड मीन से निकाला हुआ डेविएशन। ब्रिलियंट। तो यही थे सारे स्लाइड्स। अगर हम सारे